नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं फिर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। डीएलएड राजश्री चल रहा है सामाजिक अध्ययन और ये क्लास नंबर 13 है। इससे पहले भी हमने कई क्लास करा चुके हैं, मैथ का भी करा चुके हैं और सामाजिक अध्ययन का चल रहा है। तो आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में देखिए और इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देर न करते हुए आपको जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए आगे चलते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन आपको दे दें। हो के मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, हो के मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। रही रहिए ठहरोगे एक पाँव पर, अगर एक पाँव पर ठहरे रहेंगे तो थक जाएंगे। धीरे धीरे ऐसे ही मगर राह पे चलते रहिए। नहीं, एक बार और बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मायूस होकर ज़िंदगी में धीरे धीरे ढलते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। यानी आप सूरज की तरह से, सूरज रोज निकलता है, ठीक है, निकलता है, तो आप भी उसी तरह निकलते रहिए। अगर आप एक पाँव पर ठहरे रहेंगे तो थक जाएंगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप जज्बा के साथ पढ़ेंगे। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इससे पहले हमने सिकंदर के बारे में बताया था। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो जैसे राजनीतिक प्रभाव पड़ा, इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायक हुई, राजनीति एकता का आरंभ हुआ, यूनानी राज्य में राज्यों का स्थापना हुआ। तो यूनानी राज्यों की स्थापना हुआ, दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान हुआ, आर्थिक प्रभाव भी पड़े, नए मार्गों का ज्ञान हुआ, व्यापार को प्रोत्साहन मिला, सांस्कृतिक प्रभाव हुआ। इस तरह से हम सिकंदर के बारे में पढ़े थे। ठीक, तो आइए आज का क्वेश्चन हमारा है कि कर्क रेखा व मकर रेखा से आप क्या समझते हैं, इसे पढ़ेंगे। क्या कर्क रेखा व मकर रेखा के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए कर्क रेखा। पहले ये देख लीजिए कि पृथ्वी का एक मॉडल होता है। ये पृथ्वी है मान लीजिए, और पृथ्वी के बीचों बीच से क्या होता है, बीचों बीच से, ठीक है, एक रेखा गई होती है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और पृथ्वी के इसी भाग से, ठीक है, पृथ्वी के ये इस भाग से क्या होता है, ये 23.5 डिग्री, ये हमारा होता है कर्क रेखा और ये होता है मकर रेखा। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में होता है और एक भूमध्य रेखा के दक्षिण में होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर व भूमध्य रेखा के दक्षिण में होते हैं ये हमारा हो जाएगा कर्क रेखा, ये हमारा कर्क रेखा हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा, और ये हमारा हो जाएगा मकर रेखा। मकर रेखा ये 23.5 डिग्री पे ये भी है, 23.5 डिग्री पे ये भी है। ठीक है, और बीच वाला भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पे है। तो आप उम्मीद करते हैं कि कर्क रेखा की स्थिति समझ गए होंगे। और ये कर्क रेखा जो है अपने भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और मकर रेखा ये अपने भारत से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तो आइए कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। तो कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा कर उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर एक ग्लोब पर पश्चिम, यानी ग्लोब पर पश्चिम से उत्तर की ओर, यानी पश्चिम से उत्तर की ओर खींची गई है। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित है। यानी ये जो रेखाएं हमने बनाए हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं तो नहीं, लेकिन इन्हें क्या इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं, काल्पनिक लाइन है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। इसमें मकर रेखा देखिए, यह मकर रेखा है। तो मकर रेखा आप जो नीचे वाला था वो मकर रेखा था। तो मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, कह रहा है, और भूमध्य के समांतर है। 23 डिग्री 26 मिनट और 22 सेकेंड दक्षिण अक्षांश पर है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। और ये काल्पनिक रेखाएं हैं, और ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक, तो आप उम्मीद करते हैं कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बारे में आप समझ गए होंगे फेयर के हिसाब से भी। आइए केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं कि केंद्र शासित क्षेत्रों की राजधानी बताइए। तो केंद्र शासित प्रदेश देखिए, उनकी राजधानियां और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ अंडमान और निकोबार का क्या है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। दमन और दीव की राजधानी दमन हो जाएगी।
दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा हो जाएगा। ठीक है, और दिल्ली का क्या हो जाएगा, दिल्ली का दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली का दिल्ली ही हो जाएगा। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही रहेगा। पुडुचेरी यानी पांडिचेरी का ही है या पुडुचेरी का ही है, इसका भी पुडुचेरी ही रहेगा। ठीक, ये राजधानियां हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य हैं। तो इस तरह से आप हिमालय पर्वत को आप देखेंगे, हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत जो देखिए निम्नलिखित लाभ हैं। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व की एक प्रहरी है। ठीक है, हिमालय पर्वत जो है कि वो प्रहरी के रूप में काम करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर है स्थित है। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि यह भारत, यह उत्तर की ओर का रहा है, यह पर्वत उत्तर की ओर से आने वाली ठंड हवाओं को रोकता है। ठीक है, यानी भारत में उत्तर की ओर से ठंड हवाएं आने आती हैं, जो उन्हें क्या करता है, ये रोक लेता है। पर्वत न होता हमारी जलवायु ठंडी होती, अगर हिमालय नहीं होता तो हमारी जलवायु क्या होती, बहुत ठंडी होती। ठीक, कहा गया है कि हिमालय पर्वत क्षेत्र में अनेक जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, अनेक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो विभिन्न रोगों को क्या करती है, उपचार करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ठीक, तो हिमालय की कुछ खासियत हैं जो हमने बताया। आइए नगर निगम के कार्य का वर्णन करते हैं, अथवा नगर निगम की संरचना का कार्य बताइए। ये क्वेश्चन 2022 और 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। नगर निगम कर रहा है, नगर निगम का गठन कैसे होता है। देखिए, जिन नगरों को महानगर का दर्जा दिया जाता है वहाँ नगर निगम का गठन होता है। यानी जिस भी नगरों को महानगर का दर्जा दे दिया गया वहाँ नगर निगम का गठन होता है। संपूर्ण महानगर को जनसंख्या के अनुपात में वार्डों में विभक्त किया जाता है। महानगरों को वार्डों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 18, ऐसे करके वार्ड नंबर दिया जाता है। कुछ लोग वार्ड में होंगे ही। कहा गया है कि विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का चयन होता है, पार्षद का चयन होता है सदस्य का। कर अनुसूचित जनजातियों को भी संख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। अनुसूचित जनजातियों को भी क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य जो नगर निगम की सीमा को आंशिक या पूर्ण रूप से आते हैं, यानी कह रहा है विधानसभा, कह रहा है लोकसभा तथा राज्यसभा के वे सदस्य जो नगर निगम की सीमा में आंशिक या पूर्ण रूप से आते हैं, वे भी नगर निगम के पदेन सदस्य होते हैं। क्या होंगे, वो भी नगर निगम के पदेन सदस्य होंगे। राज्य विधानसभा के सदस्य अपने स्थान पर विधिवत योग्यता वाले अपने प्रतिनिधियों को सदस्य हेतु अधिकृत कर सकते हैं। ठीक, ये रहा नगर निगम का गठन। आइए नगर निगम का कार्य क्या होता है उसे देखिए। नगर निगम का कार्य जो है कह रहा है प्रमुख दो प्रकार के होंगे। एक क्या होगा, अनिवार्य कार्य, और दूसरा क्या होगा, ऐच्छिक कार्य। ठीक है, दूसरा ऐच्छिक। अनिवार्य कार्य देखते हैं। अनिवार्य कार्य कह रहा है नगर निगम का प्रमुख कार्य प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था करना है। पहला कार्य क्या हो जाएगा, शिक्षा व्यवस्था। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कर शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक, नगर निगम का दूसरा प्रमुख कार्य क्या होगा, नगर निगम का दूसरा प्रमुख कार्य स्वच्छता हेतु कानून बनाना, यानी सफाई से रिलेटेड कुछ नियम बनाएगा और उसका पालन सभी लोगों को करना होगा। सार्वजनिक स्थानों तथा सड़कों की सफाई व्यवस्था कराना नगर निगम का अनिवार्य एवं प्रमुख कार्य है। सफाई की व्यवस्था हेतु नगर में कूड़ा घरों, सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय आदि की स्थापना करना हो जाएगा। नगर निगम का तीसरा सबसे बड़ा प्रमुख कार्य जन स्वास्थ्य की रक्षा हेतु चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों का प्रबंध कराना, नगर निगम में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराना। ठीक है, कह रहा है नगर निगम का कार्य संक्रमण रोगों की रोकथाम, हैजा, प्लेग, चेचक, पोलियो आदि के टीकाकरण का प्रबंध कराना होगा। पांचवा कह रहा है पागल कुत्तों, आवारा पशुओं पकड़कर उन्हें जंगलों आदि में छोड़ने का कार्य भी नगर निगम का है। जर्जर भवनों को गिराना, सड़कों की मरम्मत करना, ये सब किसका काम है, नगर निगम का काम होता है। कह रहा जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी नगर निगम का कार्य है, यानी कितने लोग जन्म लिए हैं, कितने लोग मर गए हैं, इनका भी एक पंजीकरण का काम भी किसका है, नगर निगम का। ऐच्छिक कार्य देखते हैं। ठीक है, ऐच्छिक कार्य जो है
ये ऐच्छिक कार्य कर रहा है। ऐच्छिक कार्य में पुस्तकालय, वाचनालय, पार्क, अजायब घरों एवं धर्मशाला आदि का प्रबंध करना नगर निगम का ऐच्छिक कार्यों में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेला एवं प्रदर्शनियों का आयोजन भी ऐच्छिक कार्य में आएगा। सड़क किनारे वृक्षारोपण करना भी ऐच्छिक कार्य आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा कि किसके अंतर्गत आते हैं। सड़क किनारे वृक्षारोपण करना नगर निगम कर रहा है, ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है। आइए वेद के बारे में पढ़ते हैं। कहा गया है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं और स्पष्ट कीजिए। तो देखिए वेद मूल 4 प्रकार के होते हैं। कितने मूलतः 4 प्रकार के होंगे। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक अथर्ववेद हो गया। एक अथर्ववेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। तो देखिए यहाँ पे हम ऋग्वेद पढ़ेंगे। ऋग्वेद का यह प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्तियाँ हैं। ये याद कर लीजिएगा आप, हर एक परीक्षा में लगभग पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। कह रहा इसकी भाषा कैसी है? पद्यात्मक भाषा है। ऋग्वेद की भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित करता है। ठीक है, गायत्री मंत्र सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित करता है। यजुर्वेद देखिए, यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। ठीक है, यजुर्वेद में गद्य एवं पद में दोनों में इसकी रचना की गई है। यह मूल रूप से कर्मकांड एवं प्रधान ग्रंथ है, यानी कर्मकांड एवं प्रधान ग्रंथ है। इसमें यज्ञों, नियमों एवं विधियों का संचलन है, यानी यज्ञ से संबंधित विधि इसमें है। सामवेद देखिए, इसमें संकलित मंत्रों को यंत्र के अवसर पर यंत्र के अवसर पर देवताओं की स्तुति गाया जाता है, यानी इसमें देवताओं की स्तुति गाया जाता है। यानी भारतीय संगीत का मूल क्या है? भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है किसे? सामवेद का। भारत का वास्तविक अर्थ सामन का वास्तविक अर्थ ऋग्वेद है। सामन का वास्तविक अर्थ गान है। क्या है? गान है। ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तो उनको सामन कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट पद्धति से गाए जाएंगे जब, तो उसे सामन कहते हैं। सामगान की एक सहस्त्र पद्धतियाँ थीं। सामगान की एक सहस्त्र पद्धतियाँ थी जो 13 शाखाओं के नाम पर उपलब्ध होने के कारण 13 शाखाओं का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन 13 में से केवल 3 शाखाएं प्रस्तुत हैं। पहला है रणनीय, कौथुमीय, जैमिनी या तवलकार। ये क्या है? 3 शाखाएं हैं। सामवेद की पूरी मंत्र 1875 है। सामवेद की पूरी मंत्र 1875 है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या, इसमें जो है ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या 1771 है। इस प्रकार केवल 104 मंत्र सामवेद में नवीन है, यानी 1875 है जिसमें 1771 ऋग्वेद के ही हैं और इसके नए जो मंत्र हैं 104 ही मंत्र नए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया है। आइए अथर्ववेद पढ़ते हैं। अथर्ववेद, तो ये चौथा है अथर्ववेद। यानी अथर्ववेद का ऋत्विक ब्रह्म होता है, यानी अथर्ववेद का ऋत्विक ब्रह्म होता है। इस वेद का नाम अथर्ववेद ऋषियों के नाम पर पड़ा है, यानी इस वेद का नाम ऋषियों के नाम पर पड़ा है, जो से सोम इसके प्रमुख देवता हैं। अथर्ववेद के प्रमुख देवता सोम देवता हैं तथा आचार्य सुमंतु हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, टोना टोटका आदि विस्तृत वर्ण है। यानी इसमें शॉर्ट में पूछा जाता है कि जादू टोना टोटका किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। इस तरह से आप इसको याद कीजिएगा। आज क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।